5,000 करोड़ का मालिक है वो। अगर उससे कुछ भी हुआ तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। अगर मेरे पापा को कुछ हुआ तो मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। अब 5,000 करोड़ भी उन्हें नहीं बचा सकते। अगर किसी ने मेरे पापा को बचा लिया तो मैं उसे पूरे 500 करोड़ का इनाम दूंगा। सुबह के 7 बजे थे। शहर अभी सो रहा था, लेकिन सूरज की आंखें पहले ही खुल गई थी। सूरज एक बहुत गरीब लड़का था। उसके पिता दिल की बीमारी के कारण उसके बचपन में ही चल बसे थे। उसकी माँ अमीर लोगों के घर खाना बनाकर अपना और सूरज का पेट पालती थी। सूरज इतना गरीब था कि उसके पास नए कपड़े तो दूर, पैर की चप्पल तक खरीदने के पैसे नहीं थे। टूटी हुई चप्पल पहन के ही वह जैसे तैसे गुजारा कर रहा था। सूरज को मेडिकल कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली थी। एमबीबीएस के तीसरे साल में भी सूरज ने हर साल की तरह अपनी पूरी क्लास में टॉप किया था। अपने हुनर के कारण उसे फीस तो नहीं देनी पड़ती थी, लेकिन किताबें वो तो पैसे से ही आती थी ना। अपनी ज़रूरतों का खर्चा उठाने के लिए सूरज सुबह 5 बजे उठकर लोगों के घर अखबार पहुंचता था। जिस दिन कॉलेज से छुट्टी होती, उस दिन वह कबाड़ इकट्ठा करता। हर दिन इस गरीब लड़के के लिए एक आजमाइश था और हर रात एक बेहतर कल की आशा थी। कॉलेज के बाद देर रात तक सड़क के लेप के नीचे बैठकर सूरज अपनी सिलेबस की किताबें पढ़ता था, जिसमें सबसे ज़्यादा रुचि उसे दिल में थी। इस सब बीमारी ने सूरज से उसके पापा को छीना था। उसे याद था वो काला दिन जब उसके पिता ने छाती पर हाथ रखा था और घर में एस्पिरिन की एक गोली तक नहीं थी। हॉस्पिटल ले जाने में देर हुई और सब खत्म हो गया। उस दिन नन्हे सूरज ने अपनी माँ के आंसू की कसम खाई थी कि वो ऐसा डॉक्टर बनेगा जो पैसे नहीं नब्ज देखेगा। उस दिन हवा में कुछ अजीब सी चुप्पी थी, जिसे किसी तूफान से पहले की शांति हो। शहर के सबसे महंगे और आधुनिक अस्पताल सिटी लाइफ हॉस्पिटल के ठीक पीछे वाले गेट पर मेडिकल कॉलेज के छात्र अपने इंटर्नशिप के लिए जा रहे थे। सूरज भी उसी भीड़ का ऐसा था। अचानक पीछे से एक तेज हॉर्न बजा। सूरज संभल पाता इससे पहले ही एक लाल रंग की महंगी गाड़ी उसके बगल से गुजरी। कार का टायर एक गंदे पानी की गड्ढे में गया और कीचड़ का एक बड़ा फव्वारा सूरज के ऊपर आ गिरा। अंदर रोहन बैठा था, कॉलेज के ट्रस्टी का बेटा। उसके साथ उसके दोस्त थे जो जोर से हंस रहे थे। वो सीट सॉरी यार, मुझे लगा वहाँ कूड़ेदान रखा है। वैसे भी तेरे कपड़े और कूड़े में फर्क ही क्या है। सही कहा रोहन, भाई ये डॉक्टर बनेगा। मोहित तो इसे देखकर ही कोमा में चला जाएगा कि कहीं ये इलाज के बदले भीख ना मांग ले। सूरज ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था कि जवाब जुबान से नहीं, वक्त से दिया जाता है। उस इन तानों की अब आदत सी हो गई थी। सूरज के टॉप करने के कारण लगभग सभी लोग उसे चिढ़ते थे। दोपहर के 2 बज रहे थे। सूरज की ड्यूटी सिटी लाइफ हॉस्टल में लगी थी, जो कॉलेज से जुड़ा हुआ था। यह शहर का सबसे महंगा अस्पताल था। यहाँ का फर्श इतना चमकदार था कि इंसान अपना चेहरा देख ले। यहाँ के कमरे किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थे। सूरज यहाँ इंटर्नशिप कर रहा था, लेकिन आज उसकी ड्यूटी इमरजेंसी वार्ड में नहीं, बल्कि मरीजों की देखरेख में थी। अचानक अस्पताल का माहौल बदल गया। बाहर से सायरन की ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई युद्ध छिड़ गया हो। 1-2 दिन 10 पुलिस की गाड़ियों और उनके बीच एक काली गाड़ी एम्बुलेंस की रफ्तार से अंदर घुसी। अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स पागलों की तरह दौड़ने लगे। हटो, रास्ता खाली करो, वीआईपी कैसे। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से एक युवक बदहवास सा बाहर निकला। उसने नीले रंग का सूट पहना था, लेकिन उसके चेहरे का रंग उतरा हुआ था और बाल बिखरे हुए थे। ये विक्रांत सिंघानिया, देश के सबसे बड़े बिजनेस टकून धनराज सिंघानिया का इकलौता बेटा और वारिस। धनराज की कुल संपत्ति 5,000 करोड़ थी। उसके लिए एक महंगी लग्जरी कार खरीदने के और उस कार को बनाने वाली पूरी कंपनी खरीदने में बस एक दस्तक तक फर्क था। महंगी काली गाड़ी रुकी और पिछली सीट से स्ट्रेचर बाहर निकला गया। उस पर धनराज सिंघानिया पड़े थे। उनकी उम्र थी लगभग 60 साल, जिनके एक हक्सा सर की कीमत अरबों में थी। वही धनराज आज सिर्फ ऊपर वाले के भरोसे रह गए थे। उनका चेहरा नीला पड़ चुका था, हाथ ठंडे थे और सांसें उखड़ रही थी। डॉक्टर कहाँ से सब के सब। विक्रांत की दहाड़ से पूरा रिसेप्शन हॉल गूंज उठा।
मेरे पापा को बचाओ, मैं मुँह मांगी रकम और इनाम दूंगा। 50 करोड़, 100 करोड़ या 500 करोड़, जो भी चाहिए, जितना भी चाहिए मैं दूंगा, बस मेरे पापा को बचा लो। डॉक्टर्स प्लीज। अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर से मेहरा अपनी पूरी टीम के साथ दौड़ते हुए आए। डॉक्टर मेहरा शहर के सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर भी पसीना था। धनराज सिंघानिया सिर्फ एक मरीज नहीं थे, वो इस देश की अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा थे। जल्दी आईसीयू नंबर 8 तैयार करो, डॉक्टर मेहरा चिल्लाए। कोड ब्लू ट्रेचर को धकेलते हुए अंदर से लाया गया। विक्रांत उनके पीछे भाग रहा था, रोते हुए और धमकियां देते हुए। सुन लो सब लोग, 5,000 करोड़ का साम्राज्य है मेरा। जो मेरे पिता को बचाएगा उससे मुंह मांगी कीमत मिलेगी, और अगर अगर कोई गलती हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरे पापा को सारी दवाई और इंजेक्शन सही से देना, उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए, समझे? सूरज भीड़ के पीछे खड़ा सब देख रहा था। उसने धनराज सिंघानिया के चेहरे को एक झलक में देखा। नीलापट चेहरा, फूली हुई गर्दन, नस से उसे कुछ अजीब लगा, कुछ ऐसा जो किताबों में पढ़ा था लेकिन हकीकत में कम ही दिखता था। आईसीयू के बाहर का मंजर किसी युद्ध के मैदान जैसा था। मीडिया वाले कैमरे के साथ कांच के दरवाजे के बाहर खड़े थे। ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। धनराज सिंघानिया की हालत नाजुक। देश भर में प्रार्थनाओं को दौर शुरू। अंदर आईसीयू में अफरा तफरी मची थी। डॉक्टर मेहरा और 3 अन्य सीनियर डॉक्टर्स धनराज को घेरे खड़े थे। मॉनिटर की विप विप आवाज़ एक टाइमर जैसे लग रही थी। बीपी गिर रहा है सर, एक नर्स चिल्लाई। हार्ट रेट बढ़ रहा है, ईसीजी में एसटी एलिवेशन दिख रहा है। डॉक्टर कपूर ने कहा, यह मैसिव हार्ट अटैक है, हमें तुरंत थ्रोम्बोलिसिस, खून का थक्का धोलने की दवा शुरू करनी होगी। हेपेरिन का इंजेक्शन तैयार करो। डॉक्टर मेहरा धनराज को बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। इंजेक्शन तैयार किया गया। यह खून पतला करने की दवा थी। हार्ट अटैक के मामलों में यही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल था। विक्रांत कांच के दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था, जो करना है जल्दी करो, ज़्यादा समय नहीं है। सूरज जिसे वहाँ होने का कोई अधिकार नहीं था, कांच के दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी नज़रें मरीज के मॉनिटर और उनकी शारीरिक स्थिति पर टिकी थी। उनसे देखा गर्दन की नसें बुरी तरह फूली हुई थी, जैसे फटने को तैयार हो। बीपी लगातार गिर रहा था। मरीज हाँफ रहा था, लेकिन फेफड़े साफ लग रहे थे, और यही से कहानी असली मोड़ लेती है। सूरज का दिमाग बिजली की तेजी से चला। नहीं, वो बुदबुदाया, यह हार्ट अटैक नहीं। अगर यह हार्ट अटैक होता तो गर्दन की नसें इतनी नहीं फूलती, जब तक कि हार्ट फेल ना हो जाए। लेकिन यहाँ हार्ट फेल नहीं हो रहा था, हार्ट दब रहा था। बैक साइड सूरज के दिमाग में शब्द कौन था? यह कार्डियक टेम्पोनट था, दिल के चारों तरफ जो थैली होती है, पेरिकार्डियम। उसमें खून या पानी भर गया है। वो थैली दिल को इतना दबा रही है कि दिल को धड़कने की जगह नहीं मिल रही। अगर डॉक्टर मेहरा ने खून पतला करने वाला हेपिन इंजेक्शन दे दिया तो जो ये ऑटो महाधमनी फटी है, दिल की थैली और भर जाएगी, और धनराज सिंघानिया अगले 2 मिनट में हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। एक खतरनाक स्थिति थी। सूरज के पास सोचने का वक्त नहीं था। अगर वह चुप रहता तो शायद उसे कोई कुछ नहीं कहता। वो अपनी गरीबी में जी रहा था और जीता रहा था। लेकिन अगर वह बोला और गलत साबित हुआ तो विक्रांत सिंघानिया उसे कच्चा चबा जाएगा। उसने अपने पिता का चेहरा याद किया, वो बेबसी वो तड़प। आज नहीं, उसने खुद से कहा, आज कोई पैसे वाला भी गलत इलाज से नहीं मरेगा। सूरज ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और आईसीयू के अंदर घुस गया। रुकिए। उसकी आवाज़ में इतनी ताकत थी कि एक पल के लिए मशीनों का शोर भी दब गया। डॉक्टर मेहरा के हाथ इंजेक्शन के साथ हवा में रुक गए। सबने मुड़कर देखा। एक गंदा का जिसके कपड़े फटे थे, वो देश के टॉप डॉक्टर्स को रोक रहा था। तू कौन है? यहाँ कैसे आया? सिक्योरिटी, डॉक्टर मेहरा चिल्लाए। 2 गार्ड सूरज की तरफ लपटे। सर, ये इंजेक्शन मत दीजिए, सूरज चिल्लाया गार्ड से जूझते हुए। इन्हें हार्ट अटैक नहीं है, इन्हें कार्डियक टेम्पोनड है। उनकी गर्दन देखिए, जुगलर वेन डिस्टेंस है। हार्ट साउंड मफलड यानी धीमे आ रहे होंगे। अगर आपने ब्लड थिनर दिया तो ये चले जाएंगे।
डॉक्टर कपूर ने स्टेथोस्कोप लगाकर फिर से सुना। उनके चेहरे का रंग उठ गया। उन्हें वाकई दिल की धड़कन बहुत दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। बकवास बंद करो। डॉक्टर मेरा का अहंकार आड़े आ गया। तुम मुझे सिखाओगे? एक आवारा लड़का जो इंटर्नशिप करने आया है, वो मुझे मेडिसिन सिखाएगा? बाहर फेंको इसे। गार्ड ने सूरज को पकड़ लिया और उसे बाहर ले जाने लगे। सर प्लीज, सूरज की आवाज़ भरा गई। मेरे पास कुछ नहीं है खोने को, लेकिन आपके पास एक जान है बचाने के लिए। बस एक बार सुई डालकर देख लीजिए। अगर कुछ नहीं निकला तो मुझे बाहर निकलवा दीजिएगा। लेकिन अगर मैंने सच कहा है तो ये इंजेक्शन इनकी जान ले लेगा। बाहर खड़ा विक्रांत सब सुन रहा था। उसने देखा कि डॉक्टर मेरा बहुत चिंतित है। उसने देखा कि डॉक्टर कपूर की आंखों में संदेह है। फिर उसने उस गंदे लड़के की आंखों में देखा जिसमें एक अजीब सा पागलपन और भरोसा था। विक्रांत ने दरवाजा खोला और अंदर आ गया। छोड़ो उसे, विक्रांत ने गार्ड को आदेश दिया। सन्नाटा छा गया। विक्रांत सूरज के करीब गया। उसकी मैगी परफ्यूम की खुशबू सूरज के पसीने और कीचड़ की गंध से टकराई। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? विक्रांत ने धीरे से पूछा, लेकिन उसकी आवाज़ में ज्वालामुखी दहक रहा था। अगर तुम गलत हुए तो मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। मेरे पापा मुझे सबसे अजीज है। सूरज ने विक्रांत की आंखों में सीधे देखा। और अगर मैं सही हुआ सर, और इन डॉक्टरों ने वो इंजेक्शन दे दिया, तब अपने पिता को कभी वापस नहीं ला पाएंगे। 5,000 करोड़ भी उन्हें वापस नहीं ला पाएंगे। एक पल के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। आईसीयू की मशीनों की बीप की आवाज़ किसी उल्टी गिनती जैसी लग रही थी। डॉक्टर कपूर को लगा कि सूरज की बातों में एक अजीब सा आत्मविश्वास है जो किताबों से नहीं बल्कि अनुभव की आग से आता है। विक्रांत मुड़ा और डॉक्टर मेहरा से बोला, क्या यह लड़का जो कह रहा है वो मुमकिन है? डॉक्टर मेहरा हकलाए। माथे पर पसीना चमकने लगा। सर, मेडिसिन में थ्योरी और प्रैक्टिकल में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये लक्षण कार्डियक टेम्पोनेट के हो सकते हैं, लेकिन बिना मशीन के डायग्नोसिस करना यह खतरनाक हो सकता है। और यह लड़का यह तो कंपाउंडर भी नहीं है। रिस्क तो आप ही ले रहे हैं, विक्रांत ने कटुता से कहा। उसकी आंखों में बेबसी और गुस्सा दोनों था। फिर उसने सूरज की तरफ देखा, जैसे डूबते हुए को तिनके का सहारा हो। तुम्हें क्या चाहिए? एक 18 गेज की सुई, लम पंक्चर नीडल और एक 50 ml की सीरीज। और अगर बीटाडीन है तो वो भी, वरना वक्त नहीं है। इन्फेक्शन से बाद में निपट लेंगे। अपनी अभी जान बचानी है, सूरज ने बिना सांस लिए कहा। उसकी नजरें धनराज सिंघानिया के गले की नसों पर टिकी थी, जो रस्सियों की तरफ फूल गई थी। डॉक्टर मेरा ने विरोध किया, चिल्लाते हुए बीच में आई, ये पागलपन है, यह गैर कानूनी है। मैं अपना लाइसेंस रद्द नहीं करवा सकता। मैं इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। मैंने इजाज़त दे दी है, विक्रांत ने दहाड़ा। उसकी आवाज़ में कांच के शीशे थरथरा गए। उसने डॉक्टर मेहरा को पीछे हटने को कहा। उसे सुई दो, अभी के अभी। मेरे पापा की जान से ज़्यादा कीमती मेरे लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। माहौल थम गया था। हर सेकंड कीमती था। डॉक्टर मेहरा ने कांपते हाथों से हेड नर्स को इशारा किया। ट्रे में एक बड़ी डरावनी दिखने वाली सुई लाई गई। सूरज ने कोई अवरण नहीं पहना, ना ही हाथ धोए। वक्त ही नहीं था। उसने बस दास्ताने पहने, एक नहीं दो, क्योंकि उसने हाथ नहीं धोए थे। वो बेड के पास बैठा। मॉनिटर की आवाज़ अब बदल रही थी। बीप बीप बीप, अंतराल बढ़ रहा था। दिल जवाब दे रहा था। बीप 24 घंटे, सब प्लस जा रही है। नर्स चिल्लाई। सूरज ने एक गहरी सांस ली। उसके आसपास की दुनिया धुंधली हो गई। ना विक्रांत का गुस्सा, ना डॉक्टर मेहरा की बड़बड़ाहट, सिर्फ वो मरीज का सीना और वो एक सुई। उसने धनराज सिंघानिया की छाती के ऊपर झुक कर चीफू इन प्रोसेस यानी छाती की हड्डी का नुकीला सिरा और बाई बाईपसली के बीच की जगह को अपनी उंगली से जोर से दबाया। मरीज के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। वो लगभग जा चुके थे। क्या कर रहे हो बेवकूफ़? तुम फेफड़ा फाड़ दोगे। डॉक्टर मेहरा पीछे से चीखे। चुप रहिए, सूरज पहली बार चिल्लाया। उसकी आवाज़ में इतनी सता थी कि सीनियर डॉक्टर भी सहम गए। यह एक ब्लाइंडेड प्रोसीजर था। अंधेरे में तेज चलाने जैसा। उसे बिना देखे सुई को दिल की बाहरी थैली पेरिकार्डियम में डालना था। गणित एकदम सटीक होना चाहिए।
45 का कोण त्वचा से अंदर, पसलियों के नीचे से सीधे दिल की तरफ। सूरज ने सुई की नोक त्वचा पर रखी। उसने एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की। माँ पापा मुझे रास्ता दिखाना। और फिर एक झटके के साथ उसने सुई अंदर धकेल दी। कमरे में मौजूद हर शख्स की सांस अटक गई। विक्रांत ने अपना चेहरा फेर लिया। सुई मांस को चीरती हुई 3 इंच अंदर चली गई। सूरज की उंगलियां पिस्टन पर थी। उसने धीरे से पिस्टन खींचा। सबकी नजरें सेज पर थी। खाली सिर्फ हवा का एक बुलबुला और कुछ नहीं। मॉनिटर से एक लंबी डरावनी आवाज आई। दीप फ्लैट एलाइन। नर्स चिल्लाई। दिल रुक गया। डॉक्टर मेरा दशत से चिल्लाए। देखा, सब खत्म कर दिया। इसने दिल में छेद कर दिया। मैंने कहा था गार्ड्स पकड़ो इसे। विक्रांत की आंखों में गुस्सा चढ़ गया। वो झपट कर आगे बढ़ा। तुमने तुमने वादा किया था, विक्रांत ने सूरज की तरफ चिल्लाकर कहा। लेकिन सूरज हिला नहीं। उसने सुई बाहर नहीं निकाली। उसके माथे से पसीना उसके आंखों में चला गया, जिसने जलन होने लगी। लेकिन उसने पलक नहीं झपकाई। नहीं, एनाटॉमी गलत नहीं हो सकती। दिल रुका नहीं है, वो बस दब गया है। सुई जगह पर है, बस कौन गलत है? रुको, वो गुराया। उसने सुई को बाहर निकालने के बजाय उसे अंदर ही अंदर थोड़ा सा मोड़ा। यह बेहद खतरनाक था। अगर सुई की नोक में मायोकार्डियम यानी हृदय की मांसपेशी को छू लिया तो जो रहस्य एक असर है वह भी पूरी हो जाएगी। सूरज ने सुई को 2 मिलीमीटर और अंदर धकेला। उसे अपनी उंगलियों में एक हल्का सा पॉप महसूस हुआ, जैसे सुई ने किसी गुब्बारे की दीवार को तोड़ा हो। उसने फिर से पिस्टन खींचा। वक्त जैसे रुक गया था और इस बार सीरीज के बैरल में एक काला गहरा तूफान उमड़ आया। यह पुराना काला जमा हुआ तरल था, जो दिल को एक अजगर की तरह जकड़े हुए था और उसने धड़कने नहीं दे रहा था। मिल गया, सूरज धीरे से फुसफुसाया। उसने पिस्टन खींचना जारी रखा। काला तरल पदार्थ बाहर आता गया। तभी उस मरे हुए मॉनिटर पर एक हरकत हुई। सीधी लकीर में एक स्पाइक आया। धक, 1 सेकंड का सन्नाटा। धक धक, मॉनिटर फिर से जिंदा हो गया। आवाज तेज और स्पष्ट होती गई, जैसे कोई इंजन फिर से स्टार्ट हुआ हो। बीपी मॉनिटर पर अंक जादू की तरह बदलने लगे। धनराज सिंघानिया का शरीर, जो नीला पड़ रहा था, उसमें अचानक रंग लौटने लगा। उन्होंने एक लंबी खरखराती हुई गहरी सांस ली, जैसे कोई बहुत देर तक पानी में डूबने के बाद सतह पर आकर हवा खींचता है। उनकी आंखें झटके से खुली। पूरी आईसीयू में अब वो सन्नाटा था, जो किसी चमत्कार के बाद होता है। डॉक्टर मेहरा का मुंह खुला का खुला रह गया था। वो इस सीरीज को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई जादू की छड़ी हो। दिल अब आजाद था। एक नर्स की सुबकने की आवाज आई। सर, ये तो चमत्कार है। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था। विक्रांत, जो अब तक बुत बना खड़ा था, दौड़कर अपने पिता के पास गया। उसके पैरों की ताकत वापस आ गई थी। उसने अपने पिता का हाथ थाम लिया। पापा, आप ठीक है? धनराज ने अपनी धुंधली आंखों से बेटे को देखा और कमजोर आवाज में कहा, पानी। सूरज धीरे से पीछे हट गया। अब जब काम हो गया था तो उसका शरीर जवाब दे रहा था। उसके पैर अब कांप रहे थे। जोश उतरते ही उसे महसूस हुआ कि वह कितना थक चुका है। वो दीवार के सहारे खड़ा हो गया और धीरे धीरे नीचे सरक गया। उसने कर दिखाया था। उसने यमराज के रजिस्टर के नाम काट दिया था, लेकिन कहानी का असली मोड़ तो अभी बाकी था। जैसे ही मरीज स्थिर हुआ, वास्तविकता वापस लौटी। दरवाजा खुला और पुलिस इंस्पेक्टर राठी अपनी टीम के साथ अंदर आए। उनके साथ कॉलेज के डीन और कुछ मीडिया वाले भी थे। डॉक्टर मेहरा, जो अभी तक अपनी शर्मिंदगी में डूबे थे, उन्हें अपनी साख बचाने का मौका मिल गया। वो तुरंत इंस्पेक्टर की तरफ पलटे। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कीजिए इस लड़के को। डॉक्टर मेहरा ने सूरज की तरफ उंगली उठाई। इसने मेडिकल एथिक्स और कानून की धज्जियां उड़ाई है। यह कोई डॉक्टर नहीं है, सिर्फ एक स्टूडेंट है। इसने बिना लाइसेंस एक वीआईपी मरीज पर जानलेवा प्रोसीजर किया है। यह तो किस्मत थी कि मरीज बच गया, वरना आज एक जान चले जाती। कानून अंधा होता है और नियम कठोर। डॉक्टर मीरा ने 1 की 2 बनाकर सूरज को हीरो से विलेन बना दिया। पूरी कहानी और वाक्य को उन्होंने साजिश की तरह इस्तेमाल किया। पुराने डॉक्टर होने की वजह से इंस्पेक्टर ने उनकी एक भी बात पर शक तक नहीं किया। इंस्पेक्टर राठी ने सूरज को देखा। बेटा, तुमने जान बचाई,
वो अपनी जगह है, लेकिन कानूनन तुम अपराधी हो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सूरज ने कोई विरोध नहीं किया। उसने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। इंस्पेक्टर ने हथकड़ियाँ पहना दी। लोहे की ठंडक उसके कलाई पर महसूस हुई। वह कलाई जिसने अभी भी एक धड़कते दिल को बचाया था। सूरज को बाहर ले जाया जाने लगा। मीडिया के कैमरे अब उसे कैद कर रहे थे। यही है वो लड़का। क्या इसने हमला किया था? नहीं, सुना है इसने ऑपरेशन किया। बिना डिग्री के या तो मुन्ना भाई एमबीएस हो गया। लोग हंस रहे थे, तमाशा देख रहे थे। सूरज को पुलिस जीप में बिठा दिया गया। उससे अपनी माँ की याद आई। माँ को पता चलेगा तो क्या होगा? उसकी आंखों में पहली बार आंसू आए। उधर आईसीयू में विक्रांत अपने पिता के साथ हाथ को थामे बैठे थे। धनराज जब पूरी तरह होश में थे। मुझे क्या हुआ था विकी? धनराज ने पूछा। आपको एक नया जीवन मिला है पापा, विक्रांत ने कहा। उसकी आंखों में कुछ जता थी। एक लड़के ने, एक फरिश्ते ने आपको बचाया। कहाँ है वह? धनराज ने पूछा। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। विक्रांत ने पीछे मुड़ कर देखा। वहाँ डॉक्टर्स थे, नर्स थी, लेकिन सूरज नहीं था। डॉक्टर मेरा, वो लड़का कहाँ है? विक्रांत ने कड़क आवाज में पूछा। डॉक्टर मीरा ने नजरें चुराते हुए कहा। सर वो पुलिस उसे ले गई, उसने कानून तोड़ा था। क्या? विक्रांत तेजी से अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। पुलिस उसे ले गई और आपने ले जाने दिया। लेकिन सर नियम भाड़ में गए, तुम्हारे नियम। विक्रांत चिल्लाया। उस लड़के ने वो किया जो तुम में से कोई नहीं कर पाया। तुमने उसे इनाम देने के बजाय जेल भेज दिया। विक्रांत ने अपना फ़ोन निकाला। मेरे वकील को लगाओ और पुलिस कमिश्नर से बात करो। अभी वह तेजी से बाहर की तरफ बढ़ा। डैड, आप आराम कीजिए, मैं अपने भाई को लेने जा रहा हूँ। पुलिस स्टेशन का माहौल तनावपूर्ण था। सूरज को एक कोठरी में बंद कर दिया गया था। वह जमीन पर बैठा अपनी हथकड़ियों को देख रहा था। उससे अपने भविष्य की चिंता हो रही थी। उसका करियर खत्म हो चुका था। कॉलेज उसे निकाल देगा। वह कभी डॉक्टर नहीं बन पाएगा। सब खत्म, उसने सोचा। तभी बाहर गाड़ियों का एक काफिला रुका। थाने के दरवाजे खोले और विक्रांत सिंघा ने आंधी की तरफ अंदर घुसा। उसके पीछे वकीलों की फौज थी। इंस्पेक्टर राठी घबरा कर खड़े हो गए। सर, आप यहाँ चाबी। विक्रांत ने हाथ बढ़ाया। मेरे भाई की कोठरी की चाबी दो। लेकिन सर, एफआईआर फाड़ दो उसे, विक्रांत ने कहा। अगर उस लड़के को एक खरोच भी आई तो मैं तुम्हें सबके खिलाफ केस कर दूंगा। हवालात का ताला खोला गया। विक्रांत अंदर गया। उसने सूरज को देखा जो सिकुड़ कर बैठा था। विक्रांत, जो 5,000 करोड़ का मालिक था, वो उस गंदे फर्श पर सूरज के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने सूरज के हाथ पकड़े। मुझे माफ़ कर दो। विक्रांत की आवाज़ भर रही हुई थी। मैं अपनी दौलत के घमंड में अंधा हो गया था। तुमने मेरे भगवान को बचाया और कुछ बुरे लोगों ने तुम जैसे निर्दोष दिल को ही जेल भिजवा दिया। सूरज हैरान था। सर, आप चलो यहाँ से। विक्रांत ने उसे खड़ा किया। बाहर आकर विक्रांत ने अपनी चेक बुक को निकाली। उसने एक चेक साइन किया और सूरज के सामने रख दिया। मैंने वादा किया था, 500 करोड़। चेक पर 5 के आगे इतने शून्य थे कि कोई भी गिन गिनते थक जाए। ये तुम्हारा है सूरज। इसे तुम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। अपना खुद का अस्पताल खोल सकते हो, जो चाहे कर सकते हो। पूरा थाना, सारे पुलिस वाले, वकील सब सांस रोक देख रहे थे। एक गरीब लड़का जिसके पैरों में चंपल नहीं थी, उसके हाथ में 500 करोड़ का चेक था। सूरज ने चेक को देखा, फिर उसने विक्रांत को देखा। उसने धीरे से चेक वापस विक्रांत की जेब में डाल दिया। नहीं सर, विक्रांत सन रह गया। क्या कम है? मैं डबल दे सकता हूँ। मेरी पूरी जायदाद ले लो। सूरज मुस्कुराया, एक बहुत ही सुकून भरी मुस्कान। सर, मेरे पापा 500 की कमी की वजह से मर गए थे। आज मैंने साबित कर दिया कि एक बेटे का प्यार और डॉक्टर का हुनर पैसों का मोहताज नहीं होता। तो तुम्हें क्या चाहिए? कुछ तो मांगो। विक्रांत की आंखों में आंसू थे। सूरज ने कहा, अगर आप देना ही चाहते हैं तो दे दीजिए। को पहला, मेरी माँ के घुटनों में बहुत दर्द रहता है, फिर भी वह दूसरों के घर बर्तन मांजती है और खाना बनाती है। बस इतना कर दीजिए कि उन्हें अब काम ना करना पड़े। विक्रांत ने सिर हिलाया। आज से वह मेरी भी माँ है। और दूसरा, सूरज ने बाहर देखा जहाँ कुछ गरीब लोग अपनी फरियाद लेकर खड़े थे। सर, 500 करोड़ मुझे नहीं चाहिए। आप उसे पैसे से शहर में एक ऐसा अस्पताल बनवा दीजिए
जहाँ किसी गरीब को इलाज के लिए अपनी ज़मीन न बेचनी पड़े, जहाँ मेरे पापा जैसे लोगों को सिर्फ पैसों की कमी की वजह से अपनी जान न गंवानी पड़े, और उस अस्पताल के गेट पर कोई गार्ड किसी फटे कपड़े वाले को ना रोके। विकास सिंघानिया, जो कभी नहीं रोता था, आज फूट फूट कर रो पड़ा। उसने सूरज को गले लगा लिया। उस गले मिलने में पसीने की बदबू नहीं थी, उसमें इंसानियत की खुशबू थी। वादा रहा सूरज, विक्रांत ने कहा। अस्पताल बनेगा और उसका नाम सूरज मेमोरियल हॉस्पिटल होगा, और तुम उसके डायरेक्टर बनोगे। अगले दिन के अखबारों में धनराज सिंघानिया की तस्वीर नहीं थी। पहले पन्ने पर सूरज की तस्वीर थी। वह कीचड़ वाली शर्ट पहने बिखरे बालों के साथ सुर्खी थी। गुदड़ी का लाल गरीब मेडिकल छात्रों में बचाए अरबपति की जान। जब सूरज कॉलेज पहुंचा तो मंजर बदल चुका था। गेट पर वही अमीर लड़के जो उसका मजाक बनाते थे, आज उसे इज्जत की नज़रों से देख रहे थे। जैसे ही वह कॉरिडोर में दाखिल हुआ, तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। वो छात्र जो कल तक उस पर तंज कसते थे, आज उसके लिए रास्ता छोड़ रहे थे। रोहन एक कोने में खड़ा था, सिर झुकाए। सूरज उसके पास से गुजरा, रुका और उसके कंधे पर हाथ रखा। भाई, शर्त गंदी हो सकती है, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए, सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, और आगे बढ़ता गया। कुछ सालों बाद शहर के बीचों बीच एक विशाल इमारत खड़ी थी, सूरज मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल। उसके उद्घाटन समारोह में फीता काटने के लिए कोई मंत्री नहीं आया था। फीता काटा एक बूढ़ी औरत ने, जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी और आंखों में गर्व के आंसू। सूरज की माँ। बगल में खड़ा था डॉक्टर सूरज, एप्रन पहने, गले में स्टेथोस्कोप लटकाए, और उसके साथ खड़ा था उसका भाई जैसा दोस्त विक्रांत सिंघानिया। सूरज ने माइक हाथ में लिया और भीड़ को संबोधित किया। लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ है, 5,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन उस दिन आईसीयू में मैंने जाना कि दुनिया की सबसे महंगी चीज़ 5,000 करोड़ नहीं, बल्कि वो एक सांस है, जो अगर चली जाए तो सारी दौलत देकर भी वापस नहीं आती। हम शरीर के कारीगर हैं, जिंदगी के मालिक नहीं। भीड़ ने तालियों से आसमान गूंज दिया। उस दिन शहर ने सिर्फ एक नया अस्पताल नहीं पाया था, बल्कि एक नई सोच पाई थी। यह कहानी सिर्फ एक इलाज की नहीं थी, ये उस जज्बे की थी जो साबित करती है कि आपकी औकात आपके बैंक बैलेंस से नहीं, आपको कर्मों से तय होती है। याद रखिए, असली हीरो होने